हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी, जहां मैं आज आपके लिए लाई हूं आज के टॉप करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज का लेक्चर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि आपको मिलेंगे मेंस एंड प्रीलिम्स के बूस्टर्स। आज है 11 अगस्त 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर सेशन। आज का कोट क्या है? डोंट बी अफ्रेड टू फेल, बी अफ्रेड नॉट टू ट्राई। ठीक है, डर इससे नहीं लगना चाहिए आपको कि आप फेल हो गए या आप फेल हो जाएंगे। डरिए इससे कि आपने एफर्ट नहीं लगाया, अपनी तरफ से 100% एफर्ट नहीं दिया। ठीक है, इस चीज़ से डरना है आपको। क्या कवर करना है आज देखते हैं। प्रीलिम्स को एक रिकैप देखेंगे। ये जो हमने प्रीवियस डे पढ़ा है सैटरडे, उसका एक क्विक रिकैप लेके आते हैं हम डेली। ठीक है, ताकि आपको जो पढ़ा है प्रीवियस डे वो एक बार रिकॉल हो जाएगा ना, रिकैप हो जाएगा उसका, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। फिर देखते हैं आपको वेदर यू रिकॉल या नहीं। ये हम किससे चेक करते हैं? एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस से। ठीक है, मैं 2 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस आप लोगों के लिए लेके आती हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें एंड ट्राई करें एमसीक्यूज़। राइट, प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में आजकल ये चल रही है जनीवा में ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। इससे रिलेटेड प्रीलिम्स एंड जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी से रिलेटेड है प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड। इंडियन एयरफोर्स लेजेंड ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर डाइज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो 1 लाइनर पूछते हैं ना स्टेट पीसीएस वगैरह में, उससे रिलेटेड हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर, ये एक टेस्टमेंट था ऑफ सिनर्जी। जो ऑपरेशन सिंदूर था वो तीनों डिफेंस सर्विसेज का कोऑपरेशन था। ये किसने कहा है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने। अब इम्पॉर्टेंट वैल्यू एडिशन क्या हो जाता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में पढ़ना। अ यूनिफाइड वेलफेयर स्टेट, इस एडिटोरियल में बताया गया है कि कैसे स्कीम को सिंक्रोनाइज करके, कंसोलिडेट करके स्टेट्स फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे मैपिंग। आज मैपिंग में क्या है? डिवीज़न ऑफ हिमालयाज़, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वो कैब जो ईपीएफओ एग्ज़ाम आ रहा है ना, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो कैब में मीनिंग पूछ सकते हैं, एंटोनियम, सिनोनियम, सेंटेंस, राइट, ये सब पूछ सकते हैं। देखते हैं प्रीलिम्स को एक रिकैप। हिस्टोरिक एग्जीबिशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इनागोरेटेड इन कोहिमा। याद रखेंगे कहाँ पे हुआ है? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऐसे पूछेंगे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ना काफ़ी सारी सिटीज़ और कैपिटल के नाम दे देंगे। क्या याद रखना है? कोहिमा याद रखना है। ठीक है जी, कोहिमा में हुआ। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। इंडिया एआई और नेशनल कैंसर ग्रिड ने लॉन्च किया है कैच ग्रांट प्रोग्राम टू सपोर्ट एआई इनोवेशन इन कैंसर की स्क्रीनिंग में, डायग्नोसिस में एंड ट्रीटमेंट में। ये याद रखना है कि कैच ग्रांट प्रोग्राम क्या, क्योंकि देखिए नाम से कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें। ठीक है, तो याद रखना है ये वाला कि कैच ग्रांट प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? कैंसर स्क्रीनिंग, कैंसर के जो टेक्नोलॉजीज़ हैं स्क्रीन करने वाली, डायग्नोस करने वाली या फिर ट्रीट करने वाली, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी इनोवेशंस होते हैं ना, उसे सपोर्ट करने वाला प्रोग्राम है। याद रखेंगे। ठीक है, कैबिनेट अप्रूव्स बजटरी सपोर्ट फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल। ठीक है, स्कीम ये क्या है? मेराइट स्कीम है। आउटले इसे कितना दिया गया है? 4200 करोड़ रुपीस। यूपीएससी में भी स्टेटमेंट बना के पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन जैसे। एक होगा स्कीम का एम, दूसरा होगा उसे पैसा कितना मिला। ठीक है, कितना उसे वो बजटरी आउटले दिया गया है। थोड़े बहुत फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कैसी होती है? जो 100% फंडेड बाय गवर्नमेंट होती है एंड इसे वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस भी मिली है। नासा टू सेंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन स्पेस बाय 2030, ये वाला उस दिन
अब मैं ये बता दूँ कि जो ये प्रीलिम्स को एक रिकैप हो रहा है ना, ये एक क्विक डिस्कशन होता है, राइट। डिटेल में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि सुपरफिशियली पढ़ा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो ये समझिए कि एक क्विक रिकैप है, राइट, प्रीलिम्स से रिलेटेड, इससे डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 ये स्टिल ऑपरेट कर रहे हैं स्पेस में सिंस लॉन्च इन 1977, ठीक है। ये क्या, ये भी नासा के स्पेस मिशन हैं। ये पावर्ड बाय प्लूटोनियम है, याद रखेंगे अगर आ जाता है प्रीलिम्स में या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में तो, ठीक है, नहीं कंफ्यूज होना है, प्लूटोनियम है कि यूरेनियम है। और आ सकता है अगर ये चीज़ न्यूज़ में मेंशन है ना और एग्जामिनर की नज़र पड़ी होगी तो फिर आ जाएगा, ठीक है। विद द हीट ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके टर्न्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। चलिए जी, देखते हैं आपको रिकॉल है कि नहीं है। मेराइट स्कीम अभी जो डिस्कस की गई थी ऊपर, उसी के बारे में क्वेश्चन है। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद द वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस। इसका काम क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रूव करना। आउटले इतने का दिया गया है, आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या है। नासा का न्यूक्लियर पावर स्पेस मिशन के बारे में क्वेश्चन है। वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 ये पावर्ड बाय न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स है। These spacecraft convert the heat from radioactive decay of uranium into electricity। अभी ऊपर पढ़ाया, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग याद रखेंगे। आप लोग मुझे आंसर बताएंगे इसका। नासा प्लान्स टू सेंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स इनटू स्पेस बाय 2030। आंसर इन कमेंट्स। पहली न्यूज़ डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एंड जीएस पेपर 3 के लिए। प्लास्टिक ट्रीटी टॉक एंटर फाइनल वीक, इंडिया अपोजेस फेज आउट। यहाँ पे क्या है, इंडिया कुछ चीज़ों को अपोज कर रहा है। कहाँ पे, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी में। ये फर्स्ट एवर ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, मूव्ड इनटू सेकेंड एंड फाइनल वीक ऑन सैटरडे। कहाँ पे हो रही है, जनेवा में हो रही है, ठीक है। India aligned itself with the oil producing nations such as Kuwait, Saudi Arabia, Russia and Iran and opposed separate provisions on supply and measures to regulate primary polymers। जो separate regulations हो रहे हैं कि ऑयल पे, ठीक है, और ऑयल को तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं इन कंट्रीज से। ऑयल से हमारा पूरा देश चल रहा है, राइट। तो इसके लिए जो प्राइमरी पॉलीमर्स को रेगुलेट करने की बात हो रही है, इसीलिए इंडिया ने इसको अपोज किया है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इस न्यूज़ की समरी। इंडिया अपोज अ ब्लैंकेट लीगली बाइंडिंग फेज आउट ऑफ प्लास्टिक यूसेज, इंस्टेड इट एडवोकेट्स बॉटम अप अप्रोच, राइट। पूरी तरह पूर्ण रूप से प्लास्टिक को बंद मत करो, पर एक बॉटम अप अप्रोच की ज़रूरत है। फोकसिंग ऑन नेशनल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि नेशनल सर्कमस्टांसेस अलग अलग हो सकते हैं, राइट। क्योंकि देखिए हमारी ही कंट्री में कितना ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन है। अब बिल्कुल निचले स्तर से हमें ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, ऊपर से इम्पोजिशन नहीं होगा। सिंगल प्लास्टिक को भी बैन किया गया था 2022 में, आई थिंक, कहाँ हुआ। तो आई थिंक निचले स्तर से हमें चीज़ें सॉल्व करनी है, स्पेशली ये वाली जो पोल्यूशन की होती है ना, ये। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक रेदर देन कंप्लीट बैन। मैनेज किया जाए प्लास्टिक को, उसके जनरेट होने से उसके डिकम्पोज होने तक, उसे वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट होने तक, इस पे डिस्कशन हो, ना कि कंप्लीट बैन पे हो। कंट्रीज़ लाइक EU, मेक्सिको, स्विट्ज़रलैंड सपोर्ट अ ग्लोबल फेज आउट ऑफ प्लास्टिक्स। ये वाली कंट्रीज़ क्या कह रही हैं कि कंप्लीटली हटा दो प्लास्टिक को, ग्लोबल फेज आउट करो। वहीं इंडिया, सऊदी अरेबिया, चाइना क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं
क्योंकि ये वो कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा अभी प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट करती हैं। साइट कर रहे हैं क्या? रिस्क टू इंडस्ट्री, जॉब एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। की इश्यूज़ क्या हैं? द मेन डिबेट सेंटर्स ऑन वेदर द ट्रीटी शुड इम्पोज टॉप डाउन ग्लोबल बैन, राइट, कि टॉप डाउन करना चाहिए, मतलब हम कुछ भी इम्पोज करें और वो हो जाए, एंड डेडलाइंस एंड अलाउ कंट्रीज़ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि यहाँ पे एक डिलेमा है कि पूरा फेज़ आउट कर दिया जाए, पूरा कंप्लीट टोटल बैन कर दिया जाए, या कंट्रीज़ को थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी जाए उनके नेशनल सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, उनकी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ कितनी है, प्रायोरिटीज़ क्या है, इन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ आगे कंक्लूड किया जाए। इंडिया की आर्ग्यूमेंट यहाँ पे क्या है? इंडिया बिलीव्स रेगुलर असेसमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, कि कैपेसिटी को बिल्ड करना है डेवलपिंग नेशंस जिनके पास उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उतनी रिसर्च नहीं होती, ठीक है, उतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती, कुछ जो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं वो नहीं होते, तो उनकी हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उन्हें उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। ठीक है, ना कि बिल्कुल मैंडेटरी डेडलाइंस इम्पोज कर देनी है कि हाँ 2030 तक 2040 तक क्या हो जाएगा, प्लास्टिक को हटा दिया जाएगा कंट्रीज से। फ्यूचर स्टेप्स क्या है? द आउटकम ऑफ दिस टॉक्स विल डिटरमाइन द नेचर, यही बिल्कुल एनफोर्समेंट होगा, जो भी डोमेस्टिक लॉज होंगे वो इसके आउटकम से फिर आएंगे। इसीलिए ज़रूरी है इंडिया अपनी बात रखे एंड एक बॉटम अप अप्रोच हम लेके चलें। डोमेस्टिक पॉल्यूशन नहीं, प्लास्टिक पॉल्यूशन। यहाँ पे वो डेफिनेशन क्या है इसकी? प्लास्टिक पॉल्यूशन इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स एंड पार्टिकल्स इन द अर्थ्स एनवायरनमेंट एडवर्सली अफेक्टिंग ह्यूमन्स, वाइल्ड लाइफ एंड उनके हैबिटेट को नुकसान पहुँचाता है। जितने भी नेचुरल हैबिटेट है ना, आप लोग कहीं घूमने जाते होंगे कहीं नेचुरल प्लेस पे, तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे कितना प्लास्टिक है। ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन ऐसी जगहों पे बहुत हो रहा है जहाँ पे रेगुलेशंस नहीं है ज़्यादा, जहाँ पे वेस्ट को जनरेट एंड कलेक्शन करने वाली उतनी सुविधाएं नहीं है। स्केल ऑफ द प्रॉब्लम, ग्लोबल प्लास्टिक प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन फ्रॉम 1.5 मिलियन टन्स इन द 1950 टू कितना पहुँच गया है? 368 मिलियन टन्स पर ईयर बाय 2019। वो माफ़ कीजिएगा, अभी थोड़ा शोर आ रहा होगा पीछे से, नॉइज़ आ रही होगी क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज़। उत्तराखंड में जब से उत्तरकाशी वाला हुआ है वो फ्लैश फ्लड, तब से बारिश ही हो रही है लगातार, हफ्ते गुजर गए, बारिश ही हो रही है। ठीक है, इसी वजह से अभी प्रॉब्लम है। As of 2018, an estimated 6.3 बिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक, ये क्या होगा? प्रोड्यूस किया जाएगा। ये 2018 का एक एस्टिमेट है कि इतना प्रोड्यूस किया गया, एंड उसका सिर्फ 9% रिसाइकल हो पाया। कितनी बड़ी बात है ये कि इतना सारा प्लास्टिक जनरेट हो रहा है एंड सिर्फ मतलब डबल डिजिट भी नहीं, 9% रिसाइकिल हो रहा है। बिटवीन 75 to 199 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट अभी ओशंस में है, एंड 33 बिलियन पाउंड्स एंटर करता है मरीन एनवायरनमेंट में ईच ईयर। इम्पैक्ट क्या है? ये परसिस्ट करता है एनवायरनमेंट में। ठीक है, कम से कम 100 से ऊपर और 1000 से ऊपर सालों तक ये डिग्रेड होने में टाइम लगा देता है, इतना समय लगा देता है। वहीं माइक्रोप्लास्टिक तो ह्यूमन एनिमल की बॉडीज़ के अंदर तक चले जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक क्या है? स्मॉलर देन 5 mm क्या होते हैं? माइक्रोप्लास्टिक होते हैं। नैनो प्लास्टिक क्या होते हैं? स्मॉलर देन 5 mm। कंटामिनेट करते हैं लैंड को, वाटर, एयर, एंड इम्पैक्ट करते हैं पोलार एंड मरीन इकोसिस्टम्स को। सी, ये कंडीशन है बीच, इसके ये बीच वाला एरिया है। ठीक है,
बीचेस में भी बहुत सारी एनजीओज भी ऐसी हैं जो वहाँ का वेस्ट कलेक्ट करती हैं, ठीक है। प्लास्टिक पॉल्यूशन कॉजेज एंटेंगलमेंट, इंजेशन, सफोकेशन एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स ओवर 1500 मरीन एंड टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़, ठीक है। इतना नुकसान पहुंचाते हैं, इंजेस्ट कर जाते हैं उसे। एंटेंगल मतलब वो उनकी बॉडी में ही घुल जाते हैं। एंड टॉक्सिक इफेक्ट देते हैं, वो इफ़ेक्ट देती है प्लास्टिक। ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट, माइक्रोप्लास्टिक्स डिटेक्ट किए गए हैं ह्यूमन के ऑर्गन से, जैसे लिवर, किडनीज एंड प्लेसेंटा, राइट। अगर ऐसी बिल्कुल क्रूशियल ऑर्गन में अगर प्लास्टिक होगा तो ह्यूमन हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचाएगा, वी कैंट इवन इमेजिन। केमिकल्स फ्रॉम प्लास्टिक, सम कार्सिनोजेनिक एंड एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग और एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग कैन लीड टू टैप वाटर में जा सकता है भाई, फूड चेन में जा सकता है, डेवलपमेंट, इम्यूनिटी एंड रिप्रोडक्शन को इफ़ेक्ट कर सकता है ह्यूमंस के। मेजर पॉल्यूटर्स क्या है, कौन है? ये कंट्रीज़ विद इनएडुकेट वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ये वाली कंट्रीज़, ठीक है। कौन कौन सी? चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम एंड इंडिया, ये लीडिंग कंट्रीब्यूटर्स हैं किसके? ओशन प्लास्टिक पॉल्यूशन के। प्लास्टिक एंड क्लाइमेट चेंज, लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल है फॉर अबाउट 3.4% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। बर्निंग भी तो होती है, उसे इंसरनेट भी किया जाता है प्लास्टिक को, उसमें भी बर्निंग होती है, राइट। तो 3.4% अभी जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है इन 2019, उसका 3.4 किसने कंट्रीब्यूट किया? प्लास्टिक पॉल्यूशन ने। बाय 2050 क्या होगा? प्लास्टिक कुड अकाउंट फॉर अप टू 15% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन एंड 20% ऑफ ऑयल कंजम्पशन। कुछ सॉल्यूशंस लिए गए हैं जो आपके जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बेसल कन्वेंशन याद रखेंगे, किससे रिलेटेड है? रेगुलेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ट्रेड, मार्च 2022 में आई थी। ये यूएन का प्लेज है, एम टू रेगुलेट प्लास्टिक वेस्ट ट्रेड एंड क्रिएट अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। याद रखेंगे कि ये लीगली बाइंडिंग है, टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन बाय 2024। बट क्या ये अभी तक हो पाया? नहीं। तो मेन इश्यू कहाँ पे आ रहा है? इम्प्लीमेंटेशन में आ रहा है। आप कितनी भी आप ग्लोबल ट्रीटीज़ कर लें, कितनी भी एग्रीमेंट्स, कोई से भी अलायंस कर लें, बट अगर उसका निचले स्तर पे अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना, तो सारी ट्रीटीज़, अलायंसेस, एग्रीमेंट्स फेल हो जाते हैं। की मेजर्स इंक्लूड सिंगल यूज़ प्लास्टिक, रिसाइकलिंग को इम्प्रूव करना है, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है क्या होती है? कि ये प्रोडक्ट डिज़ाइन किया गया प्रोड्यूसर के द्वारा, इसमें प्रोडक्ट वो क्या है, प्लास्टिक के कुछ ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करें, पहली तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऊपर से इसका पैकेट हो रहा है, राइट, इसकी जो पैकेजिंग हो रही है ना, उसमें प्लास्टिक को कम प्रोड्यूस करें। जैसे कि अब जो ऑनलाइन डिलीवरीज होती है ना, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये लोग क्या करते हैं? प्लास्टिक को कम यूज़ करते हैं, पेपर वाले इनके रैपर्स होते हैं, पैकेजिंग होती है, या फिर रिसाइक्लेबल प्लास्टिक को यूज़ करते हैं, पॉलीथीन को यूज़ करते हैं, राइट। सो दिस इज़ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, मतलब एक्सटेंडेड, ठीक है। प्रोड्यूसर सिर्फ ये ना करे कि हाँ प्रोडक्ट्स बना दिए, बेच दिए, बस नहीं, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को और बढ़ाया गया है। एंड डेवलपिंग सर्कुलर इकोनॉमीज़। सर्कुलर इकोनॉमीज़ कुछ नहीं होती, वेस्ट में से हम कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट डिराइव्ड करें, इसे ही कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। जैसे कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं ना, जापान क्या करता है, एक जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं उसमें होते हैं ना गोल्ड वगैरह होते हैं काफ़ी, उन सब से वो मेडल्स बनवाता है,
अब मेडल्स जाते हैं उनके एथलीट्स के पास, ठीक है, तो इसे कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। जापान का ये वाला एग्जाम्पल आप लिखेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, इंडियन एयरफोर्स लेजेंड हु डेयरिंगली एस्केप्ड पाक प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैंप ड्यूरिंग 1971 वॉर, उनकी मृत्यु अभी हुई है 82 ईयर्स में। 2 फेलो इंडियन एयरफोर्स फाइटर पायलट्स, क्या इन्होंने क्या किया था, एस्केप किया था। कहाँ से, रावलपिंडी में कैंप लगा था प्रिजनर्स ऑफ वॉर का, जब 1971 वॉर चल रही थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये 1971 वाली वही बांग्लादेश लिबरेशन, राइट। तब इंडिया एंड पाकिस्तान का भी एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उस समय कुछ प्रिजनर्स ऑफ वॉर वहाँ पे गए थे एंड इन्होंने वहाँ से एस्केप किया है। थोड़ा बहुत याद रखेंगे कि इन्होंने काम क्या किया है, ठीक है। 1 लाइनर करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। इनका नाम है दिलीप परोलकर, वॉज अवॉर्डेड विद द विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है जी। विशिष्ट सेवा मेडल से भी इन्हें नवाजित किया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, ऑपरेशन सिंदूर टेस्टामेंट टू ट्राई सर्विसेज सिनर्जी, ये कहते हैं सीडीएस, कि यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर जो कंडक्ट किया गया वो तीनों मिलिट्री, जैसे कि आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई एंड वाटर, राइट, इन तीनों की सिनर्जी से ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बनाया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी कौन है, अनिल चौहान, याद रखेंगे, ठीक है। 1 लाइनर में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में पढ़ना। क्रिएशन इसका कब हुआ, 2001 में, बाय अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। किसने, कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट ने रिकमेंड किया था। कारगिल रिव्यू कमेटी, कारगिल वाला याद है, 1999, तब उस रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया गया था कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाए जो तीनों सर्विसेज को कोऑर्डिनेट करे, ठीक है, इनके बीच में ज़्यादा कोऑपरेशन स्ट्रेंथन करे। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन के बाद यहाँ पे क्या किया गया, क्रिएट किया गया इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ इन 2002। 2012 में नरेश चंद्र कमेटी, यहाँ पे टाइमलाइन इम्पॉर्टेंट नहीं है, 2002-2012 इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, कमेटी। आपके जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एंड प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं वो लोग कभी भी कि हाँ नरेश चंद्र कमेटी किससे रिलेटेड थी, ठीक है। इन्होंने क्या रिकमेंड किया कि एक परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी को अपॉइंट किया जाए। फिर सीडीएस की पोस्ट क्रिएट होती है इन 2019। जनरल बिपिन रावत को 2019 में फर्स्ट सीडीएस की उपाधि मिली, फर्स्ट सीडीएस की पोस्ट मिली इन द कंट्री, ठीक है। हेड्स द न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, एक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, उसे ये हेड करते हैं। सीडीएस क्या है, एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र है टू द डिफेंस मिनिस्टर ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग ऑल 3 सर्विसेज, ठीक है। जो भी 3 सर्विसेज हैं, जल थल वायु सेना, राइट, उन सबको क्या करेंगे, मिलिट्री एडवाइज़र उनके होंगे। As the head of the DMA, CDS is vested with the authority of prioritizing into services procurement decisions as permanent chairman, chief of staff committee. इनका काम बस इतना सा याद रखना है, ये कमांड नहीं करते सर्विसेज को, बट एक एडवाइजरी की तरह रोल प्ले करते हैं एंड कोऑर्डिनेट करते हैं इन तीनों सर्विसेज की एक्टिविटीज़ को। CDS फर्स्ट अमंग इक्वल्स, he enjoys the rank of secretary within the Department of Defense, याद रखेंगे, ठीक है। और ये एडवाइजरी रोल भी प्ले करते हैं इन द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, मैं वो कल आपके लिए एमसीक्यू में लेके आऊँगी।
अ यूनिफाइड वेलफेयर स्टेट, यहाँ पे क्या कह रहे हैं ऑथर कि कंसोलिडेट इन, अगर कंसोलिडेट कर दिया जाए काफ़ी सारी स्कीम्स को तो क्या होगा, स्टेट्स फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट है, इलेक्शन बाउंड बिहार ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि पेंशन को हाई किया जाएगा फ्रॉम 400 टू 1100 रुपये फॉर एल्डरली, विडोड एंड डिसेबल्ड सिटीजन्स। तो ये जो ट्रेंड ऑफ पॉपुलिस्ट वेलफेयर है, आपने देखा होगा वो बहन योजना, राइट, लाडली बहन, लाडला भाई योजना, ये सब जो चल रहा है ना, ये पॉपुलिस्ट वेलफेयर मेजर्स हैं। पॉपुलिस्ट वेलफेयर मेजर्स क्या होते हैं, वेलफेयर तो कर रहे हैं बट पॉपुलिस्ट, वोट के लिए उनकी कैपेसिटी को बिल्ड नहीं किया जा रहा है, उन्हें बस एक पैसिव रिसीवर बनाया जा रहा है। किसका, वेलफेयर स्कीम्स का, सब्सिडीज़ का एक पैसिव रिसीवर बनाया जा रहा है। उनकी कैपेसिटी को बिल्ड नहीं किया जा रहा है, उनके जो भी मानव जो है संसाधन उसे नहीं बिल्ड किया जा रहा है। दो दीज पॉलिटिकल फिलैंथ्रोपीज प्रोवाइड शॉर्ट टर्म इनकम सपोर्ट तो देती हैं, बट यहाँ पे एक फंडामेंटल क्वेश्चन ये रेज होता है कि इंडिया को भी क्या ऐसे ही फ्रेगमेंटेड पॉपुलिस्ट मेजर में ट्रैप हो जाना चाहिए, या अब एक समय आ गया है कि अपनी स्कीम्स को यूनिफाइड, राइट बेस्ड एंड इकोनॉमिकली सस्टेनेबल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनाने का कंट्री में, ठीक है, इकोनॉमी में। कैन द डिजिटल इंडिया सिस्टम बी लेवरेज टू डिलीवर स्मार्ट सोशल सिक्योरिटी गवर्नेंस दैट अपलिफ्ट या फिर एम्पावर करता है? आंसर इज इम्पॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ ऑल, ओवर हाफ ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन जो अभी अंडर द एज ऑफ 28 है, ये एस्पायर करती है डेवलप्ड नेशन के सपने को देखती है। एंड अब क्या है, एल्डरली को सपोर्ट चाहिए, नीड सपोर्ट बाय 2047 तक एल्डरली की लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। एल्डरली की पॉपुलेशन भी अब बढ़ती जा रही है इंडिया में। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल रिसेंटली लाउड किया है इंडिया की कैश एंड नॉन कैश सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स को। किसके डायरेक्टर जनरल? ILO के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कैश एंड नॉन कैश की सोशल प्रोटेक्शन जो इंडिया दे रहा है अपने सिटीजन्स को। दिस माइलस्टोन इज द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ न्यूमरस स्कीम्स launched by both central and the state governments. According to one estimate, there are 34 major social protection schemes हैं अभी कंट्री में, 34 and 24 तो पेंशन स्कीम्स हैं and several independent welfare measures हैं वो स्टेट्स के द्वारा। ILO की सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट क्या कहती है कि 24% and later adjusting to 48.8% after the government highlighted the extent of state level programs, ठीक है। ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? GS पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्कीम का जो रैशनलाइजेशन है वो इम्पॉर्टेंट है अपनी इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाने के लिए। चैलेंज क्या है यहाँ पे? एलिमिनेट करना है डुप्लीकेशंस। काफ़ी सारे घोस्ट बेनिफिशरीज होते हैं, राइट, ये अपने आंसर्स में लिखते हैं लोग। घोस्ट बेनिफिशरीज बहुत होते हैं जो एलिजिबल तो नहीं है बट उन्हें सर्विसेज मिल रही हैं। आइडेंटिफाई करना है राइट बेनिफिशरीज़ को, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना है। एंड मार्केट रेडी क्या चाहिए? स्किल सेट्स चाहिए उनके। उन्हें हर महीने पैसे देने के बजाय इस चीज़ के लिए पैसे दो कि वो लोग कहीं जाके स्कीम में जाके स्किल ले सकें, राइट। वो होता है ना कि अगर आप कोई अगर फ़िश पकड़ना चाहता है तो आप उसे फ़िश दो मत। कोई अगर भूखा है तो आप उसे फ़िश मत दो, आप उसे ये सिखाओ कि वो फ़िश को कैसे कैच करे, ठीक है, कैसे मछली पकड़े, ये सिखाना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या है? कैपेसिटी को बिल्ड करना ज़रूरी है। स्किल सेट्स फॉर आवर वर्किंग पॉपुलेशन to grow by pi rather than compete over its pieces. एक related challenge क्या है? is the need to reimagine the direct transfer
नॉट एज आइसोलेटेड बट एज सेल्फ मल्टीप्लाइंग इंस्ट्रूमेंट। सेल्फ मल्टीप्लाइंग इंस्ट्रूमेंट कब होंगे? जब स्किल्स में दिया जाएगा, ठीक है। जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, भी क्या है, कोई सी भी स्कीम आई, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज आए सरकार की तरफ से, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू दे दिए। क्या आपने स्किल बढ़ाने का सोचा? नहीं। वेयर वन एंटाइटलमेंट हैज़ पोटेंशियल टू अनलॉक एक्सेस टू अदर्स। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दीजिए, ठीक है। यहाँ पे उन्हें स्किल्स दीजिए कि वो एम्प्लॉय कर सके, अपने आप को एम्प्लॉय रख सके, राइट, एम्प्लॉय कर सके लोगों को। G20 न्यू दिल्ली में जो डिक्लेरेशन हुआ था, ये भी कहता है कि सस्टेनेबली फाइनेंस्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन कवरेज की ज़रूरत है। वन नेशन वन सोशल सिक्योरिटी गवर्नेंस, ठीक है। वो जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है ना, वैसे ही अगर स्कीम्स को भी कंसोलिडेट करके, पर अभी क्या है, अभी तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ठीक है। वोट बैंक पॉलिटिक्स में सारी स्टेट गवर्नमेंट्स एंड जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, ये पॉपुलिस्ट मेजर्स अपने देती रहती हैं। अब वन नेशन वन सोशल सिक्योरिटी गवर्नेंस के लिए भी काफ़ी सारा विरोध होगा ऑपोजिशन की तरफ से, राइट। जो भी रूलिंग पार्टी करती है इसे वो लागू, पर ये एक प्रॉमिसिंग पाथ फॉरवर्ड देता है, ठीक है। इट कैन एड्रेस द करंट इनएफिशिएंसीज एंड मेक द बेस्ट ऑफ द स्कैर्स फिजिकल रिसोर्सेस while sparing citizens in the pain of running between various units of the governments, ठीक है जी। जैसे कि ई श्रम जो ई श्रम है ना, रजिस्ट्रेशंस, ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए बनाया गया था। एंड जो EPFO रजिस्ट्रेशन है, ये लार्जली फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के लिए बनाई गई। दे कम्पीट विद ईच अदर एंड प्रॉब्लमेटिक बाउंड्रीज यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, पूरे एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया, यही बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए कि कैसे स्कीम को रैशनलाइज करके हम अपने फिजिकल प्रोड्यूस को बढ़ा सकते हैं। ये वाला एडिटोरियल वैसे मैं जो PDF वो देती हूँ ना, उसमें से आप ये खुद भी पढ़िएगा, ठीक है, तब जाके आपको और अच्छे से आएगा समझ, और नोट्स भी बनाइएगा इसके। मैपिंग है जी हिमालयाज़ की, हमने हिमालयाज़ की मैपिंग स्टार्ट करी है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके पूरे के पूरे हिमालयाज़ को, रेंजेस को, इम्पोर्टेंट पीक्स को कवर किया जाएगा। आज हम क्या पढ़ेंगे, इसके डिवीज़न्स पढ़ेंगे। पंजाब हिमालयाज़ किसके बीच में आता है? बिटवीन इंदस एंड सतलुज रिवर्स। बिटवीन इंदस एंड जो सतलुज रिवर है ना, इसके बीच में क्या आता है? पंजाब हिमालयाज़। वही कुमाऊँ हिमालयाज़, सतलुज एंड काली रिवर। काली रिवर पता है ना, उत्तराखंड का ये वाला पार्ट, यहाँ से बहती है काली रिवर, ठीक है। ये इसके बीच में जो हिमालयाज़ आते हैं वो हो जाते हैं कुमाऊँ हिमालयाज़। नेपाल हिमालयाज़ क्या है? ये काली से इधर तीस्ता रिवर, ठीक है जी। तीस्ता रिवर ये जाती है ना बिल्कुल इंडिया बांग्लादेश से होके, एंड तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र के बीच में, सियांग रिवर्स के बीच में क्या आएगा? आसाम हिमालयाज़। ये देखिए यहाँ पे रेंजेस, काराकोरम, दिस इज़ लद्दाख, दिस इज़ ज़ास्कर रेंज एंड दिस इज़ ग्रेट हिमालय। ज़्यादा जो ऊंची माउंटेन पीक्स है वो कहाँ है? ग्रेट हिमालय में, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा हो गई, ठीक है, ये ग्रेट हिमालयाज़ में है। उसके नीचे क्या है? शिवालिक है। हम ये सारे पीक्स ना पढ़ेंगे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। अभी क्या है, डिविजन्स आपको याद रखने हैं कि कौन सी नदी के बीच में कौन सा हिमालय आता है। आज का वो कैप क्या है? गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज का मतलब होता है झटका देना, शॉक करना, या फिर कोई चीज़ के लिए अचानक से बिल्कुल जोश भर देना, ठीक है। वही इसका विलोम क्या है? डिमोटिवेट करना, ठीक है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, ये वैसा ही है, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? द अर्जेंसी ऑफ हिज वॉइस गैल्वनाइज्ड देम इनटू एक्शन। उनके कहने से
जो पब्लिक थी वो जोश में आ गई कि वो एक्शन ले लें। गैल्वेनाइज करना, ठीक है, याद रखेंगे। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आपने कुछ सीखा है आज की वीडियो से। मैं जो PDF दूंगी लेक्चर की टेलीग्राम चैनल पे, उसके नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं। नोट्स नहीं बनाएंगे तो ये PDF फिर रखी की रखी रह जाएगी एंड बाद में नहीं खुलती किसी की PDF। लोगों की मंथली नहीं खुलती तो आपकी और हमारी डेली क्या खुलेगी, ठीक है। इसीलिए आपको आज के आज ही नोट्स बना लेने हैं ताकि बाद में बर्डन ना रहे, करंट अफेयर पे आपको कॉन्फिडेंस रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कुछ सजेशंस, आप कुछ चीज़ें आप इंक्लूड कराना चाहते हैं या कुछ एक्सक्लूड कराना चाहते हैं बताइएगा, ठीक है। एंड कमेंट करके बताइएगा आंसर्स, जो आज मैंने क्वेश्चन पूछे हैं ना उसके आंसर्स भी देने इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। डेली प्रैक्टिस करनी है आपको MCQs की। ये मत सोचिए कि अभी मेंस का टाइम चल रहा है, मेंस की पढ़ाई हो रही है ज़्यादा तो MCQs ना करें, प्रीलिम्स का ना पढ़ें। अभी आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी ताकि आप जब आप दिसंबर जनवरी से अगर आप मेंस की तरफ जाएँ, प्रीलिम्स की तरफ जाएँ तो आपको दिक्कत ना हो, आपको बर्डन ना लगे कि इतना सारा कवर करना है बाकी है अभी, ठीक है। इसीलिए इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट है। तो शेयर करिएगा वीडियो, अगर हल्की सी भी पसंद आई हो, थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन मैं आपकी वीडियो में, मैं आपकी प्रिपरेशन में ऐड कर पाऊँ, मेरा मेन मोटिव यही रहता है, ठीक है। सब्सक्राइब करिएगा चैनल अगर थोड़ी सी वैल्यूएबल लगी हो। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।